ओम नमः शिवाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी को गरिमामय बधाई। आज इस अवसर पर हम सर्वाधिक संख्यक और द्रविड़ियन परिवार की प्रमुख जनजाति गोंड के बारे में बात करेंगे। गोंड जनजातियां छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है। राज्य में गोंड जनजातियां ईप से इंद्रावती नदी तक फैली हुई है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में गोंड की उपजातियां माड़िया, मारिया, मुड़िया, दंडामी माड़िया और धुरवा अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपरा के लिए राज्य में विशिष्ट पहचान बनाती है। गोंड और उसकी उपजातियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुक्रमांक 16 पर अधिसूचित हैं। कुछ विद्वान हीरालाल और रसेल के अनुसार ये जनजातियां गैर आर्यन और अरण्य जनजाति हैं। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार 42,98,404 है, जिसमें स्त्रियों की जनसंख्या 21,70,430 है और पुरुषों की जनसंख्या 21,20,974 है। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो स्त्रियों का पुरुषों पर अनुपात 1027 है, जो कि भारत के लिंगानुपात से कहीं ज्यादा है। साक्षरता की अगर बात करें तो कुल 56.95 पुरुषों की है और स्त्रियों की 39.7। अब बात करेंगे गोंड जनजाति के उत्पत्ति और नामकरण के संबंध में। बुढ़ादेव अर्थात महादेव जब इंसान के ऊपर धरती पर आए तो उन्होंने इंसानों की परीक्षा ली, जिसके बाद धरती की पूजा करने वाले और जीव जंतु खाने वाले को कोयतोर या भूमियार के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कोयतोर या कोयतू इन शब्दों की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड और फोंड से हुई है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। यही बाद में अपभ्रंश होकर गोंड कहलाने लगा। विद्वान कनिंगन के अनुसार गौड़ क्षेत्र के राजा जब मालवा के शासक का साथ देने आया तो इन्हें गोंड कहा जाने लगा। श्रीमान हिस्लेप ने के और जी का इंटरचेंज माना। के मतलब कोटल, जिसका अर्थ होता है रिक्त स्थान जहां युवा निवास करते हैं, वही बाद में गोतल घर बना, मतलब के से जी बना, तो उन्होंने कोन से ही क्या माना, गोंड शब्द की उत्पत्ति माना। श्रीमान ग्रियर्सन ने मध्य भारत से लेकर पूर्वी घाट तक और हैदराबाद में बोले जाने वाली कोया से ही कोयतू शब्द की उत्पत्ति माना। अब बात करते हैं गोंड जनजातियों की शारीरिक संरचना के बारे में। गोंड जनजातियों की कदकाठी काफी गठीली और मजबूत होती है। रंग काला होता है, नासिका फैली हुई होती है, होंठ मोटे होते हैं और सिर गोल होता है। ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं और प्रकृति के प्रेमी और पूजक होते हैं। अगर इनकी बसाहट की बात की जाए तो बस्तर के गोंड जनजातियां सामान्यतः वनों में निवास करती है। ग्राम के किनारे देवगुड़ी या माता गुड़ी बनाई जाती है, जहां ग्राम देवी देवता को स्थापित की जाती है और इससे लगे हुए स्थान पर जहां साल और सरे के छायादार वृक्ष होता है, वहां पंडुम स्थान बनाया जाता है। पंडुम का मतलब होता है त्योहार। अब परीक्षा उपयोगी कुछ शब्दावली को जान लेते हैं। मांडो या मंडप घर का एक आंगन होता है जहां पारिवारिक चर्चा की जाती है और महिला के प्रसव के समय इसका उपयोग किया जाता है। कोरगुड़ा जहां पर मुर्गी रखा जाता है। एंटीगुड़ा जहां बकरी रखा जाता है। कोडलगुड़ा जहां गाय और बैल को रखा जाता है। माई घर या देवघर। परछी, परछी मतलब आंगन से लगा मुख्य घर को माई घर या देवघर कहा जाता है। बस्तर के गोंड जनजातियों द्वारा भौतिक संस्कृति में प्रयोग किए जाने वाले कुछ पात्र और यंत्र पर एक नजर डालते हैं। सुपा, चूल्हा, मुसल, इन सभी से आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनका अर्थ समझते हैं। ढेकी धान कूटने का एक यंत्र होता है। जाता पीसने का यंत्र होता है। इरा हसिया को कहा जाता है। कटरी चाकू को कहा जाता है। परला जिस पर फुटू रखा जाता है। टाटी जिससे मछली और फुटू को सुखाया जाता है। बसुला लकड़ी छीलने का होता है। शेर काठा, सोली, पैली अनाज को मापने का परंपरागत एक मापक होता है। और गप्पा एक गहरा बांस से निर्मित पात्र होता है जिस पर पानी रखा जाता है। वाद्य यंत्रों की अगर मैं बात करूं तो मांदर ढोल, तुरही, तुड़बुड़ी, डंडा। चलिए अब गोंड जनजातियों की आर्थिक दृष्टि पर भी नजर डालते हैं संक्षेप में। कृषि इनका प्रधान कार्य होता है। वनों से बने उत्पादों का उपभोग और विक्रय कर अपना जीवन यापन करते हैं। वनों से बने उत्पाद जैसे सीकाकंद, सोरोंदा, बोडा, महुआ फूल, गिरला, इसके अलावा
आम, इमली, हर्रा, तेंदुपत्ता, शहद। कुछ जनजातियां बांस से टोकरी, सुपा और चुरकी निर्मित करते हैं, जिससे उनको कुछ आर्थिक सहायता मिलती है। यहाँ की मिट्टी टिकरा और मरहान होती है, जिस पर मोटा अनाज बोया जाता है, जैसे कोदो, कुटकी, कुल्थी, हिरबा और तेल। इनके सामाजिक संरचना की बात करते हैं। इस पितृसत्तात्मक समुदाय में गोत्रों की अहम भूमिका होती है। सामान्य गोत्र वालों का किसी भी प्रकार का वैवाहिक लेन देन वर्जित होता है। गोत्र के दो समूह होते हैं, एक दादा भाई समूह और दूसरा अको मामा समूह। इन दोनों के वैवाहिक लेन देन को ही समाज की दृष्टि से मान्यता प्राप्त है। मुख्य गोत्र धुरवा, कोटाई, मरकाम, कुंजाम, टेकाम, नेताम, उसेंडी होते हैं। गोत्रों की संख्या इनके मानने वाले देवों के संख्या पर आधारित होती है। गोत्र टोटेमिक होते हैं। टोटम का अर्थ होता है जिनसे ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं। टोटम जानवरों पर आधारित होते हैं, जैसे बाघ, कछुआ, मछली, पक्षी। भतरा, मुरिया और हलबा को समकक्ष जाति माना जाता है। अब बात करेंगे बोड़ जनजातियों के धर्म और मान्यताओं के बारे में। बोड़ जनजाति अपने पूर्वज बूढ़ादेव और डोकरीदाई को मानते हैं। इनके अनुसार बूढ़ादेव का वास सरे वृक्ष पर होता है। साथ ही ये दंतेश्वरी बाई, भैरमदेव और आंगापाटा की भी पूजा करते हैं। बारिश नहीं होने पर भीमादिपेन की पूजा की जाती है और पालतू पशुओं के लिए भैंसासुर की पूजा की जाती है। मरकाम जनजाति के लोग भूकरा ठाकुर देव की पूजा करते हैं। इसके अलावा गोड़ जनजाति जादू टोना पर विश्वास करते हैं। जादू टोना करने वाले पुरुषों को पगनाहा कहा जाता है और स्त्रियों को पगनहीन कहा जाता है, जिसका उपचार सिरहा करता है। गोड़ जनजाति के अनुसार आत्मा सदैव जीवित रहती है। देव यात्रा, मड़ई मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सिरहा ग्राम देवी मावली माता का पूजा कर लोहे के संकल से अपने शरीर को मारता है और लोगों के खुशहाल जीवन की कामना करता है। कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और नृत्य उत्सव पर भी एक नजर डालते हैं। पंडुम, पंडुम का अर्थ होता है त्योहार। चैत्र मास में आम का फल लगने पर आम जुगानी त्योहार मनाया जाता है। खुशीर पंडुम आषाढ़ माह में मनाया जाता है। बाल जुगानी धान की बाली लगने पर इसे मनाया जाता है। नवाखाई, जिससे आप सभी परिचित हैं, फसल पकने पर जिसे मनाया जाता है। अरवा चावल को धोकर चौड़ धोनी पंडुम मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ नृत्य की। तो नृत्य उत्सव में फुल्की नृत्य, जिसे दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों नृत्य करती हैं, लेकिन रीलो नृत्य केवल लड़कियां ही इसे करती हैं। यह भी एक प्रकार का नृत्य उत्सव होता है। गोड़ जनजातियों के जन्म और विवाह से संबंधित कुछ संस्कारों को जानते हैं। महिला प्रसव की जो जानकार होती है उसे दाई या सुईन कहा जाता है। महिला प्रसव का स्थान जो होता है उसे मांडो कहा जाता है। विवाह की अगर मैं बात करूं तो मामा फुफू के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे दूध लौटावा कहा जाता है। इरूम दाड़गो, ये एक रस्म होता है जिसमें लड़के के पिता लड़की के पिता को महुआ मन देते हैं, जिसे देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। सगा टुकनी, आम भाषा में इसे फलदान कहा जाता है, जिसमें लड़के वाले लड़की के यहाँ जाकर रिश्ता पक्का करते हैं। घरजिया अर्थात दमाद होता है, मतलब लड़का लड़की के यहाँ जाकर रहता है। उदलिया विवाह, पलायन विवाह को कहा जाता है। पलटा करिया, विनिमय विवाह को कहा जाता है, जिसमें एक परिवार दूसरे परिवार से विनिमय करते हैं। इसके अलावा मंगनी विवाह, इसका मतलब है पुनर्विवाह को कहा जाता है, जिसमें चूड़ी खिनवा पहनाकर विवाह किया जाता है। गोड़ जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो नहावन कार्यक्रम होता है, जिसमें तालाब से नहाकर आने वाले लोगों को नीम की पत्ती दी जाती है, जिसे पिता छुआनी कहते हैं। दसगात्र, जिसे दुखनानी कहते हैं, इसमें दो रस्में निभाई जाती है। पहला पितरडुमा और दूसरा बांधन काटनी। पितरडुमा का अर्थ होता है पूर्वज, बांधना काटनी मतलब है आपका भाजादान। राजनीतिक संगठन, अगर गोड़ जनजाति की बात करें तो संक्षेप में समझते हैं। ग्राम स्तर पर जाति पंचायत बैठाई जाती है, जिसके मुखिया को नाइक, पुजारी या सियान कहते हैं। इसके अलावा 40 से 50 गांव मिलाकर एक महापंचायत बैठाई जाती है, जिसे परगना पंचायत कहते हैं। इसके मुखिया को मांझी कहा जाता है, जिसमें अंतरजातीय विवाह, भूमि विवाद या किसी अपराध के मामले को सुलझाया जाता है। धन्यवाद।